हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे इस तीसरे यूट्यूब की वीडियो में आपका स्वागत है। पीछे की दो वीडियो में हमने सिंपल टेंस के बारे में देख रहे थे कि सिंपल टेंस का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में कैसे होता है। पीछे की दो वीडियो में हमने निगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे तैयार होती है वो देखा था। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे तैयार होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो इंट्रोगेटिव के माने होते हैं क्वेश्चन, वो स्टेटमेंट जिसमें सवाल पूछा जाता है। इंट्रोगेशन एक वर्ड है जिसके माने होते हैं क्वेश्चन पूछना, सवाल पूछना। तो इसीलिए इंट्रोगेटिव के माने होते हैं ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चंस। अब इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है वर्बल क्वेश्चंस और दूसरे होते हैं WH टाइप क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन क्या होते हैं? वर्बल क्वेश्चन वो होते हैं जिसके अंदर एम इज़ आर, वॉज वेयर या डू डस का इस्तेमाल किया जाता है। और WH क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को कहते हैं कि जिन क्वेश्चन की शुरुआत या तो WH से होती है या सिर्फ H से होती है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि वर्बल क्वेश्चन कैसे तैयार होते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ आप देखिए, वर्बल क्वेश्चंस में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है टू डू, द फॉर्म ऑफ टू डू। टू डू का जो फॉर्म है उस फॉर्म में डू, डस और डिड होता है, लेकिन डिड जो है वो हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरा जो फॉर्म है वो है टू बी। टू बी के जो फॉर्म है उसमें है एम इज़ आर, और पास्ट टेंस के अंदर क्या होता है वॉज और वेयर। तो वॉज और वेयर का हम इस्तेमाल कैसे होता है ये हम पास्ट टेंस जब देखेंगे उसके अंदर हम समझेंगे। तो आज हमें डू और डज और एम इज़ आर किस इनसे टू डू और टू बी के जो फॉर्म है उनसे क्वेश्चन कैसे तैयार होते हैं वो देखना है। तो हम दोनों टाइप तरीके के क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन भी देखेंगे और नेगेटिव क्वेश्चन, दोनों हम एक साथ देखेंगे। एक नियम आपको यहाँ पर ख्याल में रखना है, वो ये कि डू और डस का जब इस्तेमाल होता है, मैं इससे पहले पढ़ के सुनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि डू और डस का इस्तेमाल बॉडी के साथ होने वाली एक्टिविटी में होता है, लेकिन या तो वो एक्टिविटी मानसिक होती है जो आपके मन से बाहर नहीं निकल रही होती, या बॉडी को टच नहीं होती। यानी दो एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी जो आपके माइंड से, आपकी जैसे विचार है या और भी दूसरी चीज़ें जो आपके माइंड से बाहर निकलती है, यानी कि आप उसको एक्सप्रेस करते हैं अपने माउथ के ज़रिए से। दूसरी चीज़ होती है कि वो जो भी चीज़ आपकी बॉडी को वो टच नहीं होती, तो उस वक्त हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि और उसमें एक और ख़ास बात कि इसके अंदर एक्टिविटी होती है। वैसे तो हर क्वेश्चन में एक्टिविटी होती है, लेकिन इस एक्टिविटी के अंदर एक खासियत ये होती है कि ये एक्टिविटी आपकी बॉडी को टच नहीं करती और आपके माइंड के से बाहर निकलती है। आपके माइंड के अंदर जो भी विचार आते हैं वो इसमें से बाहर निकलते हैं। तो इसको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो ये पूरी तरह से हमारे समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल है डू यू लाइक एन आइसक्रीम। जब हम किसी को पूछ रहे हैं डू यू लाइक एन आइसक्रीम, तो यहाँ पर देखिए हमने डू का इस्तेमाल किया है। डू यू लाइक एन आइसक्रीम, जब हम यू का इस्तेमाल करते हैं तो मैंने कहा था आई वी यू में हम वर्ब का V1 इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जो लाइक है ये V1 है। तो डू यू लाइक एन आइसक्रीम, जब मैं किसी को पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, वो कहेंगे यस और नो। तो ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी उसको बॉडी को फ़िलहाल टच नहीं कर रही है, मतलब उसको पसंद है या नहीं पसंद है, बट वो बॉडी को टच नहीं कर रही, इसलिए हमने डू का इस्तेमाल किया है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको एक और चीज़ ये भी देखनी है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है। डू यू लाइक एन आइसक्रीम, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो भी एक्टिविटी है ये एक्टिविटी किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि ये एक जगह पर रुकी हुई एक्टिविटी। जैसे कि मैंने वीडियो 1 में एक स्क्वायर का एग्जांपल दिया था
कि स्क्वायर अपनी जगह से नहीं हिलता, इसके अंदर एक्शन नहीं होती, नो एक्शन, इसीलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ये देखना है कि डू यू लाइक एन आइसक्रीम, इसमें दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। पहली ये कि ये एक्टिविटी उसके बॉडी के साथ में हो नहीं रही है, और दूसरी चीज़ ये कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसीलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो आपको यहाँ पर जो सेंटेंस फॉर्मेट है उस पर भी ध्यान देना है कि आपको डू से शुरुआत करनी है। जैसे आप किसी को पूछना है कि आइसक्रीम पसंद है या नहीं, तो आप कहते हैं डू यू लाइक एन आइसक्रीम। इसी तरीके से दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर जो दूसरा सवाल है इसमें लिखा है डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। हम उसको ये सवाल पूछ रहे हैं, हम उससे ये इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या तुम्हारे पास पेन है, या तो होगा या तो नहीं होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो पेन हो उसके पास है वो उसके बॉडी को टच कर रहा है, लेकिन आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो आप श्योर नहीं है या नहीं, इसलिए आपने डू का इस्तेमाल किया है। उसके बाद देखिए आप अगला, डज शी डू इट वेल, डज शी डू इट वेल, यानी जब हम थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पर्सन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तब हम डज लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए शी, कि मैंने कहा शी, यानी हम किसी लड़की के बारे में पूछ रहे हैं, डज शी डू इट वेल। अब यहाँ जो डू है, ये डू और इस डज में फ़र्क है। ये जो डज, ये जो डू है, ये यहाँ पर वर्ब नहीं है, यहाँ ये वर्ब नहीं है, बल्कि एडजेक्टिव है। तो डज शी डू इट वेल, तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी हो रही है, यहाँ हम डज का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ शी है, थर्ड पर्सन है। ये फॉर्मेट भी आप ध्यान में रखिए कि जब हम इस तरीके का फॉर्मेट देखते हैं जिसके अंदर डू और डज दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, तो एक जो डू है वो वर्ब है और दूसरा जो डू है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप देखिए, डज यूर कंपनी गिव यू अ वेल स्टाइपेंड, स्टाइपेंड यानी सैलरी, पगार। अब यहाँ डज यूर कंपनी, ये जो यूर कंपनी मैंने यहाँ लिखा है, ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिखा है कि ये है इट की जगह इस्तेमाल होता है। अक्सर स्टूडेंट को इट के एग्जाम्पल्स नहीं आते और समझ में नहीं आते, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इट के एग्जाम्पल नहीं समझ में आते। तो आपको ये समझना है कि ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, यानी जो जिंदा नहीं है, इसका कोई जेंडर नहीं होता, तो वो इट की जगह इस्तेमाल होता है, और इट की जगह हम डज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही में भी डज का इस्तेमाल होता है, शी में भी डज का इस्तेमाल होता है, और इट में भी डज का इस्तेमाल होता है। तो जब आप किसी कंपनी के बारे में बात करेंगे, अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे, या गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, तो आप वहाँ डज का इस्तेमाल करेंगे। आप साथ ही साथ जो फॉर्मेट है उसको भी नोट डाउन करते जाइए। अगर नहीं समझाए तो वीडियो को बैक लेकर देखिए, और सिर्फ वीडियो के बेस पर आप भरोसे पर मत रहिए, बल्कि नोट्स अपने बनाते हुए चलिए। अगला जो वर्ड है वो देखिए, डोंट यू गो टू स्कूल, ये निगेटिव वर्ड है। अभी तक मैं आपको पॉजिटिव एग्जांपल दे रहा था, ये निगेटिव एग्जांपल है, डोंट यू गो टू स्कूल। तो निगेटिव का वर्ड कैसे बनेगा, सेंटेंस कैसे बनेगा, ये समझाने के लिए बस ये दिया हुआ है, इसमें कुछ खास समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही। अगला सवाल देखिए, डज आवर प्राइम मिनिस्टर स्पीक इन द पार्लियामेंट। डज, यहाँ पर भी डज है क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये ही की जगह पर इस्तेमाल होगा, ही की जगह इस्तेमाल होगा, और कभी कभी ये शी की जगह भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि अगर कोई लेडी प्राइम मिनिस्टर है तो हम इसको शी की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर लेडी है या जेंट्स है, तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो तीनों ही जगह ही, शी, इट में हम डज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जब हम प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या और किसी मैजिस्ट्रेट वगैरह की बात करेंगे, या किसी अधिकारी की बात करेंगे, या टीचर की बात करेंगे, तो हमेशा हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डज इस्तेमाल करेंगे। अगला स्टेटमेंट देखिए, वही स्टेटमेंट है, सिर्फ इसको मैंने निगेटिव किया हुआ है। डज का डजंट आवर प्राइम मिनिस्टर स्पीक इन द पार्लियामेंट, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बात
नहीं करेंगे। एक सवाल है, यहाँ आपको सिर्फ ये समझना है कि निगेटिव स्टेटमेंट डू में कैसे इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से आप बहुत से एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं, जैसे नीचे दिया हुआ है डज और डजंट। यहाँ पर देखिए डज और डजंट का हम डज शी, डज ही, डज इट, या डजंट शी, डजंट ही, डजंट इट। इसके आगे लाइक, डज ही लाइक मैंगो। यहाँ देखिए डज ही लाइक मैंगो, या डजंट शी लव हर पेरेंट्स, डजंट शी लव हर पेरेंट्स। यहाँ हर मैंने नहीं लिखा एग्जाम्पल में, आप समझने की, आप समझ लीजिए। इसके अलावा अगर हमें कहना है डज, ये वाला डज इट, डज इट ईट मैंगो। अब ये इट जो है, ये वाला जो इट है यहाँ पर, ये इट, डज इट ईट, डज इट ईट मैंगो। तो हमने एक सवाल तैयार किया, डज इट ईट मैंगो। अभी इट क्यों इस्तेमाल किया है? मान लीजिए कि एक मंकी है, और वो मंकी आपके इस घर के सामने, आपके घर की छत पर बैठा हुआ है, आप उसको मैंगो खिला रहे हैं और आप उसको पूछ रहे हैं डज इट ईट मैंगो। तो आपने ये जो ईट है खाने के लिए इस्तेमाल किया, और ये जो ईट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो मंकी मेल है या फीमेल है। तो जब आप अननोन है उसके जेंडर के बारे में, तब आप क्या इस्तेमाल करेंगे? इट का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर से आप खुद राइट डाउन कर सकते हैं, और आप खुद राइट डाउन करके लिख सकते हैं, लिख कर देख सकते हैं। अलग अलग स्टेटमेंट तैयार कीजिए और ख़ुद स्टेटमेंट लिख कर देखिए, तो शायद आपकी और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह से देखिए अगला जो स्टेटमेंट है, डू यू हैव एनी आइडिया। तो मैंने कहा था कि जब कोई आइडिया, कोई चीज़ आपकी बॉडी में है, जब कोई चीज़ आपके माइंड में है, सॉरी, तो ये आपके माइंड से या तो बाहर निकल रही होती है, तो बाहर निकल रही होती है, तो इसलिए हम इसकी जगह डू इस्तेमाल करते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया। हम ये नहीं कहते आर यू हैव एनी आइडिया। आर यू हैव एनी आइडिया हम नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो जैसे हम कह रहे हैं डू यू हैव एनी आइडिया, ये तो ये जो आइडिया है, ये आइडिया आपके माइंड में है, और जब मैं पूछूंगा तो आप यस कहेंगे या नो कहेंगे। यस कहेंगे तो आप फिर मुझे अपनी आइडिया बताएंगे कि आइडिया क्या है। तो उस वक्त ये जो आइडिया है, ये आपके बॉडी से, माइंड से बाहर निकलेंगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि दो चीज़ों में आपको डिफरेंस याद रखना है। जब हम डू और डस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी बॉडी के साथ में एक्टिविटी नहीं कर रही है, आपकी बॉडी से टच नहीं है। और दूसरी ये कि वो आपके माइंड से, मानसिकता से जुड़ी हुई है, और वो माइंड से बाहर निकल रही है। तब आपको डू का इस्तेमाल या डस का इस्तेमाल करना है। अगला देखिए, डोंट यू हैव एनी गुड सॉल्यूशन। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है? एनी गुड सॉल्यूशन, तो ये भी जो है, ये भी हमारी मानसिकता से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने बनाया है। अगला सवाल देखिए, डू यू लाइक इट। क्या तुम्हें ये पसंद है? तो ये भी हमारी मानसिकता से संबंधित सवाल है। डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद है? जब हम यू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़, यू जो है वो सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जब हम सिंगुलर यानी एक आदमी के लिए यू इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक्त भी हम डू का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम एक से ज़्यादा लोगों के लिए बात कर रहे हैं, तब भी हम डू का ही इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डज शी लाइक इट। यहाँ पर पहले जो डू था, यहाँ पर यू में जो डू था यू के लिए, यहाँ हमने डज किया है, क्योंकि हमने यहाँ थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया है, ही, शी, इट का। और वही सवाल मैंने रिपीट किया है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि डू की जगह हम डज इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, डू यू लव मी, डू यू लव मी। तो ये जो लव मी है, ये भी एक हमारी मानसिकता है, और ये मानसिकता हमारी बाहर निकल रही है। क्योंकि जो किसी से प्यार करता है, लव करता है, तो
वो एक्सप्रेस करता है अपने माउथ के ज़रिए से, तो ये जो फीलिंग है ये बाहर निकल रही है। इसलिए यहाँ भी हम डू यू, क्योंकि आर यू लव मी, अगर आप यहाँ सवाल पूछेंगे आर यू लव मी, तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अगर आपने किसी के सामने कहा तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स है जो आपके बाहर निकल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हारी समझ में आ गया? डू यू अंडरस्टैंड, ये भी वही चीज़ है, क्या तुम्हारी? आर यू अंडरस्टैंड, ये फॉर्मेट गलत हो जाएगा, ये गलत, बिल्कुल गलत फॉर्मेट है। तो आपको समझना होगा कि ये भी वही फीलिंग है, क्योंकि अगर अंडरस्टैंड हुआ है तो फिर वो बाहर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज एनी वन हैव, डज एनी वन हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। हम किसी से पूछ रहे हैं, एनी वन, ये एनी वन कोई भी हो सकता है, ये ही शी इट में हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ डज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि एनी वन हमें पता नहीं है मेल है फीमेल है या कौन है, तो हमने यहाँ डज का इस्तेमाल किया है। डज हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, तो इस तरीके से ये एक्स्ट्रा मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो नियम है वो ज़रा ध्यान से मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। जब एक्टिविटी बॉडी को टच होती है और ये आपकी मानसिकता से ही संबंधित है, लेकिन मन से बाहर नहीं निकलती। पहले जो डू डज हम इस्तेमाल कर रहे थे वो आपकी एक्टिविटी मन से बाहर निकलती है, इसमें एक्टिविटी आपके मन से बाहर नहीं निकल रही, या फिर वो आपके व्यक्तिमत्व से संबंधित होती है, तब एम इज़ आर का इस्तेमाल होता है, यानी आपकी पर्सनालिटी से, आपके एग्जिस्टेंस से संबंधित होती है। यहाँ मैंने व्यक्तिमत्व लिखा था, लेकिन एक्चुअली होना चाहिए व्यक्तिमत्व भी ठीक है, लेकिन एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए, वो आपके एग्जिस्टेंस से भी संबंधित होती है। और ये भी आपकी मानसिकता है, लेकिन ये मानसिकता आपकी एक्सप्रेस आप नहीं करते, आप बाहर नहीं निकालते। और ये एक्टिविटी आपकी बॉडी को टच होती है, वो जो एक्टिविटी आपकी बॉडी को टच होती है, वो एक्टिविटी में हम एम इज़ आर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, जब मैं एग्जांपल दूंगा तब आपकी पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को पूछ रहा हूँ, कोई नहा रहा है, तो मैं उसको पूछ रहा हूँ आर यू बाथिंग, आर यू बाथिंग। यहाँ मैंने डू का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है बॉडी से रिलेटेड है, बॉडी के साथ हो रही है, बॉडी को टच हो रहा है। जब आप नहा रहे हैं तो पानी भी आपकी बॉडी को टच हो रहा है, साबुन भी आपकी बॉडी को टच हो रही है, और नहाते वक्त आप जो कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब बॉडी को टच हो रही है। ठीक उसी तरह मैं किसी को पूछूंगा आर यू ईटिंग, क्या तुम खाना खा रहे हो, तो ऑफकोर्स वो खाना खा रहा है, तो अगर वो चीज़ उसकी बॉडी को टच हो रही है। उसके बाद आर यू टॉकिंग, जब ये टॉकिंग कर रहा है तो ये तो उसके खुद बॉडी से ही टॉक कर रहा है, तो ये भी उसके बॉडी को टच हो रही है। वॉकिंग आपकी अब समझ में आ गया होगा। इसी तरह से स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग, आर यू वॉकिंग, हम डू का इस्तेमाल नहीं यहाँ करेंगे। आर यू डू यू बाथिंग, डू यू ईटिंग, डू यू टॉकिंग, डू यू वॉकिंग, डू यू स्लीपिंग, ये पूरी तरह से रॉन्ग फॉर्मेट हो जाएगा। आप बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, आर यू सीरियस, क्या तुम सीरियस हो। जब किसी से बात करते हैं तो उसको पूछते हैं कि तुम मेरी बात तो सुन रहे हो, लेकिन तुम सीरियस हो या नहीं। उसी तरह से आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो इस बात के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे वो सीरियस है या नहीं, या वो श्योर है या नहीं, ये जो चीज़ें हैं ये इसके बॉडी से वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बाहर नहीं निकाल रहा है। हम बस किसी को पूछ लेते हैं क्या तुम सीरियस हो, वो कहेंगे यस और नो, लेकिन वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे मैं किसी को पूछ रहा हूँ क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है, तो फिर वो आइडिया बताएगा मुझे, लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूँ तुम सीरियस हो या नहीं, अगर वो हाँ या ना बोल देंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ ठीक है चलो वो सीरियस है या नहीं, बट उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ श्योर में भी यस और नो में ही वो जवाब देगा। हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं तो उसको पूछते हैं आर यू क्रेजी, या आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है। आउट ऑफ योर माइंड यानी क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, क्या तुम क्रेजी मतलब पागल, क्या तुम पागल हो। तो ये हम गुस्से में पूछने वाले वर्ड है। यहाँ भी एक्सप्रेशन नहीं होता, एक्सप्रेस नहीं होता, बात माइंड के अंदर ही रहती है।
अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिए। आर यू टीचर? तो पहले मैंने जैसा कहा था कि यह आपकी व्यक्तिमत्व से या एग्जिस्टेंस से संबंधित होता है। तो आप आर यू अ टीचर, तो ये आपका व्यक्तिमत्व है या आपका एग्जिस्टेंस है कि आप टीचर है या नहीं। मैं यहाँ आपको डू नहीं पूछूंगा। क्यों नहीं पूछूंगा? क्योंकि यहाँ पर कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है, और वो एक्टिविटी, अक्सर हम एक्टिविटी से रिलेटेड सवालों को डू से पूछते हैं, और वो एक्टिविटी आपसे बॉडी से रिलेटेड नहीं होती, मतलब आपकी बॉडी के बाहर वो निकल नहीं रही होती है। यहाँ पर आर यू टीचर, ये सिर्फ एग्जिस्टेंस का सवाल है। डू का इस्तेमाल यहाँ ना करें, उस नियम को याद रखें। दूसरा, आर यू माई अंकल, क्या आप मेरे अंकल हो, या आर यू माई फ्रेंड्स फादर, ये दोनों चीज़ें व्यक्तिमत्व और एग्जिस्टेंस से संबंधित है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सवाल देख लीजिए। आर यू द पर्सन आई एम वेटिंग फॉर, क्या तुम वही इंसान हो जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। आर यू द पर्सन आई एम वेटिंग फॉर, यहाँ पर जो वेटिंग है, ये जो वो सेंटेंस है आई एम वेटिंग फॉर, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब आप पूरी तरह से परफेक्ट हो जाओगे टेंस के अंदर, तो आप सिंपल टेंस और कंटिन्यूस टेंस और सभी टेंस का एक साथ इस्तेमाल करना सीख लोगे। तो हमने यहाँ दो टेंस का इस्तेमाल किया है। आर यू द पर्सन आई एम वेटिंग फॉर, तो यहाँ भी उस आदमी के बारे में, पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब इस तरीके के सवाल होंगे तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे, डू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए, एम आई अ गुड टीचर, वही एग्जाम्पल है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको एम का एग्जाम्पल देने के लिए लिखा है। एम आई अ गुड टीचर, क्या मैं एक अच्छा टीचर हूँ, हमको किसी को पूछते हैं। जब हमें एम का निगेटिव करना होता है तो हम एम नॉट नहीं करते। जब हम जैसे एग्जाम्पल बनाते हैं कि आई एम अ टीचर, तो निगेटिव में हम बोलते हैं आई एम नॉट अ टीचर, तो हमने निगेटिव में एम नॉट का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं तो पॉजिटिव में ही हम एम का इस्तेमाल करेंगे। जब हम पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी वक्त हम एम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब हम एम नॉट नहीं बल्कि आरंट या आर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ये माइन्यूट सा फ़र्क आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर एम नॉट पूरी तरह से गलत हो जाएगा, इसलिए हमें आरंट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप देखिए, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये चीज़ पॉसिबल है। ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इट का इस्तेमाल हो रहा है। जब भी हम ए ही शी इट इस्तेमाल करते तो हम उसमें इज़ का इस्तेमाल करते हैं। इज़ ही, इज़ शी, इज़ इट। और ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है, इज़न्ट इट पॉसिबल, ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लीजिए, इज़ दिस द थिंग वी आर वेटिंग फॉर। यहाँ भी मैंने उसी तरीके का स्टेटमेंट आपको समझने के लिए तैयार दिया है, क्योंकि ज़्यादा एग्जांपल देने से बात थोड़ी सी समझ में आ जाती है। जैसे इज़ दिस द थिंग, क्या ये वही चीज़ है वी आर वेटिंग फॉर, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे थे। पहले हमने लिखा था आर दिस, जैसे इज़ दिस हमने उसमें आदमी का लिखा था कि क्या ये वही आदमी है। आर दिस इज़ द मैन, हमने वहाँ मैन लिखा था। आर दिस इज़ द मैन, क्योंकि मैन आ गया था इसलिए हमने आर का इस्तेमाल किया। यहाँ हम थिंग्स का आ गई है, थिंग्स। जब मैन आया तो हमने आर का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब यहाँ पर थिंग आ गई है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है तो ये इट की जगह इस्तेमाल होती है। तो जब ये इट की जगह इस्तेमाल होती है तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और वी आर वेटिंग फॉर, यहाँ पर हमने कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया है सेंटेंस को पूरा बनाने के लिए। यहाँ एक दो एग्जांपल और है, जैसे इज़ ही कम विथ अस, इज़ शी कम विथ मी। इस तरीके से आप ज़्यादा सेंटेंस से समझ सकते हैं। उसी तरीके से निगेटिव आप इज़ंट इस तरह बनाएंगे, इज़ंट ही कम विथ मी, इज़ंट शी कम विथ मी। ही और शी की जगह आप शी की जगह किसी लड़की का, गर्ल्स का, किसी वुमेंस का नाम लिख सकते हैं। ही की जगह आप किसी मैन का नाम लिखेंगे। इसी तरह से नेचर के लिए भी शी इस्तेमाल होता है, मदरलैंड के लिए भी शी इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर आप इज़ और इज़ंट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एक छोटा सा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे हम
नॉर्थ अमेरिका की इंग्लिश सुनते रहते हैं हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में, वो हमारे कुछ समझ में नहीं आती, बहुत से बच्चों को उनका प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आता। तो इसलिए समझ में नहीं आता कि उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उनके वर्ड्स भी बहुत से अलग होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, वो इज़ंट, आरंट और वाजंट और वेरंट सबके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एंट, AINT। यहाँ तक कि वो एम नॉट के लिए भी, एम नॉट के लिए भी सॉरी एम नॉट के लिए भी वो एंट का ही इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दी है। अब एक और लास्ट चीज़ जो आपको बस वीडियो में बतानी है वो है WH टाइप क्वेश्चन। तो जो ये जो WH टाइप क्वेश्चन होती है, इनको WH सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि या तो इसकी शुरुआत WH से होती है या सिर्फ H से होती है। तो WH टाइप क्वेश्चन सिर्फ इंक्वायरी के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे देखिए, हु आर यू, तुम कौन हो, या व्हाट आर यू, तुम क्या हो, व्हाट आर यू, तुम क्या हो। जैसे, या तुम काम क्या करते हो, या फिर वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। इस तरीके से हम प्रेजेंट टेंस के अंदर WH टाइप क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। या वाई आर यू कम हियर, या तो फिर हम उसको बोलते हैं तुम क्यों हो, वाई आर यू, या वाई आर यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो। इस तरीके से ये इस्तेमाल हम करते हैं। इसके अलावा WH क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की शुरुआत H से होती है वो भी इस तरीके से होती है। जैसे हाउ मच, जब हम किसी चीज़ का भाव पूछते हैं तो हम उसको पूछते हैं हाउ मच, या हाउ मेनी। तो इसमें एक फ़र्क ये है कि हाउ मच, मच का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब कि क्वांटिटी हमें पता नहीं है कितनी है। जैसे हम कोई लिक्विड चीज़ खरीद रहे हैं तो हम उसको हाउ मच पूछेंगे। या हम काउंट नहीं कर सकते उसको, या हमें पता नहीं कि काउंट कितना करें। जैसे हम किसी को भाव पूछ रहे हैं तो हमें पता नहीं कि कितने रुपए है, तो हम उसको हाउ मच पूछते हैं क्योंकि हमें उसकी क्वांटिटी पता नहीं होती। ठीक उसी जैसे गेहूँ है, उसको हम हाउ मच पूछते हैं, हाउ मेनी नहीं पूछते। चावल है, हम उसको हाउ मच पूछते हैं क्योंकि हम उसकी क्वांटिटी को हमें पता नहीं होती, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस तरीके से ये सेंटेंस है हाउ डेयर यू, सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने ये दिए हैं। या हाउ आर यू, तुम कैसे हो। इस तरीके से हम इसका तैयार कर सकते हैं। यहाँ एक और छोटा सा नियम है, जब WH टाइप क्वेश्चन में एक्टिविटी शामिल हो तब WH के साथ डू और डस का इस्तेमाल होता है। तो जब आप किसी को सवाल पूछ रहे हैं और उस क्वेश्चन में एक्टिविटी है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर हम डू और डस का इस्तेमाल हमें करना होगा। जैसा देखिए, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो, सॉरी हाउ डू यू डू, तुम क्या कर रहे हो, हाउ डू यू डू, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ एक्टिविटी आ गई है। तो ये जो डू है ये एक्टिविटी इसका एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये वर्ब है। हाउ डू यू डू हम यहाँ पर ये हेल्पिंग इसकी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला है व्हाट डू यू डू, ये भी उसी तरीके एग्जाम्पल है। सॉरी, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई है। हाउ डू यू डू, यहाँ पर हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो के उतर लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और व्हाट डू यू डू मतलब तुम क्या कर रहे हो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेयर शी, और जैसे हम पूछ रहे हैं वेयर शी या वेयर स्नेहा, जैसे मैंने लड़की का नाम लिखा, शी की जगह हमने लड़की का नाम लिख दिया। वेयर शी डज गो, यहाँ मैंने डस नहीं लिखा है लेकिन यहाँ डज होगा। वेयर डज शी गो, सॉरी यहाँ पर वेयर डज शी गो, या वेयर डज स्नेहा गो, या वेयर डज ही गो, या वेयर डज अश्मित गो। इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर जब वो जा रहे हैं तो उसमें एक्टिविटी हो रही है, चलने में एक्टिविटी हो रही है, इसलिए हमें डस का इस्तेमाल करना होगा। इस सेंटेंस में टाइपिंग में डस लिखना मैं भूल गया लेकिन यहाँ पर डस होता है। उसी तरह एक एक्टिविटी यहाँ पर देखिए, व्हेन डज शी, व्हेन डज ही, व्हेन डज इट, या व्हेन डज दे कम, वो कब आएंगे, वो कब आएंगी, या वो कब आएगा। सबके लिए यहाँ पर हमने डस का इस्तेमाल किया है क्योंकि एक्टिविटी है कम के अंदर। जैसे अगला सवाल देखिए, हाउ मच मनी डू यू वांट फ्रॉम मी, तुम्हें मुझसे कितना पैसा चाहिए। हाउ मच मनी डू यू वांट फ्रॉम मी, तुम्हें मुझसे कितना पैसा चाहिए। तो यहाँ एक एक्टिविटी है कि उसको पैसा देना है। अगला सवाल है, हाउ मच टाइम डज दिस वर्क टेक, या डज दिस कुकिंग टेक,
जैसे कोई हम काम कर रहे हैं तो हम पूछते हैं कितना वक्त लेगा, या जैसे खाना बना रहे तो हम पूछते हैं कितना वक्त में खाना बनेगा। तो हाउ मच टाइम डज, डज इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इसमें भी एक्टिविटी आ गई है। तो हाउ मच इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं कितना टाइम होगा, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह मॉडल ऑक्सिलरी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है, लेकिन हम यहाँ पर उसको नहीं समझेंगे क्योंकि हम मॉडल ऑक्सिलरी का एक अलग चैप्टर लेंगे और मैं वो इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो कुछ मैंने समझा आपकी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया, और कुछ एक्सप्लेन करना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के चैप्टर को ख़त्म कर रहा हूँ। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। थैंक यू।